Hello everyone. Today we are going to start the next exercise 10th B. It is based on a word problem. Okay, so in this exercise firstly we have to understand the statements well. Okay, so if you don't understand the statement at once, then read it again and again. We have to see what is saying in the statement, what he wants to say. Okay, so now let's start the exercise. The very first sum is Rupesh scores 495 marks out of 750 in his annual examination. Find the percentage of marks obtained by him. क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट में? कहता है रुपेश जो है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 495 और कितने में से 750 में से. ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज. तो जो उसके मार्क्स आए हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है कि उसके जो परसेंटेज आई है मार्क्स की कितनी आई है. राइट, तो जब भी आपके कोई एग्ज़ाम होते हैं तो हम आपसे कभी मार्क्स नहीं पूछते. जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं कुछ भी होते हैं तो हम जस्ट आपसे पूछते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं. जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो जो आपके मार्क्स आए होते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, वो ऊपर रखते हैं हम, और जो टोटल होता है वो हम नीचे रखते हैं जितने में से आते हैं आउट ऑफ जितने भी होंगे. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100, फिर बाहर क्या हो जाती है परसेंट. ऐसे करके हम परसेंटेज निकालते हैं. तो चलो करते हैं हम अभी इस सम को, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं. सो नाउ फर्स्टली हम लिखेंगे जितने उसने मार्क्स लिए हैं. ऑब्टेन्ड या गेट, ठीक है, या सिक्योर्ड. सो ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय रुपेश. कितने लिए मार्क्स उसने 495, इतने मार्क्स उसने गेट किए. एंड आउट ऑफ 750, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स वो कितने हैं हमारे पास 750. अभी हमने उसने कहा परसेंटेज निकालो, सो ये हो गया परसेंट का साइन, साथ में मैं लिख रहे परसेंटेज. तो परसेंटेज जब मैंने निकाली तो क्या लिखेंगे हम, उसके मार्क्स कितने आए 495, ये ऊपर रखेंगे. कितने में से आए 750 में से. आउट ऑफ 750, ठीक है, 495 आउट ऑफ 750, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 100, साथ में लिखेंगे परसेंट. ठीक है, अभी हम इसकी कटिंग करके देख लेते हैं. ये जाएगा आपका 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया. अभी 5 के साथ कट कर देते हैं. 5 to the 10, ठीक है, 5 1 * 5, यहाँ से 5 2 इस साइड, 5 5 = 25. अभी 15 को इसके साथ डिवाइड करके देखते हैं 495 के साथ. तो 15 1 * 15, 15 3 का 45 हो जाते हैं. 4 फिर इस तरह से 15 1 * 15, 15 3 = 45, 4 इस साइड फिर चले गए 45 बन गए. सो 15 3 = 45. अभी जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने बन गए 33 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 66%. तो यहाँ पर आप लिख दो हैंस रुपेश द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंट इज percentage of marks obtained by Rupesh is 66%. ओके, तो इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हैं. Now we will do the second sum. The monthly salary of a typist is this. If he gets an increase of 12%, find his new salary. क्या कहता है जो मंथली सैलरी है टाइपिस्ट की वो हमें इतनी गिवन दी हुई है. अगर वो इंक्रीज करता है 12%, उसमें उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी. तो न्यू सैलरी हमने फाइंड आउट करनी है. देखो कैसे करेंगे. तो करना नहीं है, पहले उसकी मंथली सैलरी लिखते हैं. मंथली सैलरी इज ₹15,625 और उसमें इंक्रीज कितनी हो रही है. इंक्रीज है उसमें 12%,
ठीक है। तो अमाउंट जो इंक्रीज हुई है वो कितनी है, अमाउंट इंक्रीज, तो वो हम निकालेंगे 12% ऑफ ₹15,625। सो ये आ जाएगा 12% का नीचे आ गया 100, ऑफ को रिमूव किया तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ आ गया 15,625। तो रुपीज़ जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं यूनिट उसके, ठीक है। अभी उसके बाद देखो क्या करेंगे, कटिंग करके देख लो। ये 3 इसके कैंसिल करते हैं, 4 के डेथ, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 5 द 25। अभी हम 25 को अगर इसके साथ करके देखना है वो कर लो, नहीं तो पहले 5 पर कर लो। 5 5 द 25, 5 3 द 15, 5 1 द 5, एक इस साइड, 5 2 द 10, 2 इस साइड गए, 5 5 द 25। अभी फिर से 5 पर कर लो, 5 1 द 5, 5 6 द 30, 2 1 इस साइड गया, 5 2 द 10, 2 इस साइड गए, 5 5 द 25। अभी 625 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 3 5 द 15, 3 2 द 6, 6 प्लस 1 7, 3 6 द 18, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, ₹1875। 3 5 द 15, 3 2 द 6, 1 7, 3 5 द 15, 3 2, ठीक है। अभी देखो उसने कहा है, ये तो हमने निकाली उसकी अमाउंट 12%। अभी हम निकालेंगे न्यू सैलरी उसकी कितनी है। सो न्यू सैलरी इज इक्वल टू उसकी जो ओल्ड सैलरी उसमें ये वाली प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका 15,625 प्लस 1,875। इसको प्लस कर दो इसमें, तो देखो कितना बनता है हमारे पास, 15625। इसमें प्लस कर दो 1875, 5 प्लस 5 10, 0 आ गया, 1 इस साइड गए, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, फिर से 1 इस साइड गए, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 15, ठीक है। 1 इस साइड आ गया, 1 6 6 प्लस 1 7, तो ये बन गया 17,500 रुपीज। तो उसकी न्यू सैलरी फिर कितनी हुई, हिज न्यू सैलरी विल बी ₹17,500, ठीक है। उसकी पहली जो सैलरी थी कितनी थी, उसमें 12% इंक्रीज हुआ, तो हमने 12% निकाला इसका, तो इतना आ गया। तो 12% इसमें प्लस उसकी ओल्ड सैलरी प्लस जो उसका 12% हुआ, उसको इंक्रीमेंट लगा 12% का, तो वो इतना आया, ठीक है। वो इसमें हम प्लस करेंगे, तो अभी उसकी जो न्यू सैलरी उसको मिलेगी वो 17,500 होगी, ओके। Now we will do the next sum, third. The excise duty on a certain item has been reduced to ₹760 from ₹950. Find the reduction percent in the excise duty on that item. क्या कहता है, कहता है जो उसके एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम वो रिड्यूस होगी 760 टू 950 में, ठीक है। फाइंड द रिडक्शन परसेंट, मतलब 760 फ्रॉम 950, मतलब 950 थी उसकी पहले, फिर रिड्यूस होकर 760 हुई। फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम, ऑन दैट आइटम। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो हम लिखेंगे कि उसकी बिफोर रिडक्शन जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कितनी अमाउंट थी उसके पास। सो यहाँ पर लिख लो बिफोर रिडक्शन एक्साइज ड्यूटी on a certain item before reduction वो थी हमारे पास 950, इतनी गिवन दी हुई है। एंड उसके बाद उसने कहा रिडक्शन ड्यूटी, ठीक है, आफ्टर रिडक्शन एक्साइज ड्यूटी आफ्टर रिडक्शन वो है हमारे पास ₹760,
ओके, अभी देखो उसने क्या कहा है, रिडक्शन निकालो इसकी कितनी आ गई। तो हम पहले टोटल रिडक्शन निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर रिडक्शन, टोटल अमाउंट निकालते हैं रिडक्शन की। सो कितनी मतलब हुई उसके पास, ₹950 में से 760 माइनस कर दो तो कितना बनता है, देखो 0 आ गया। 5 में से 6, 5 में से नहीं, 15 में से 6 गए 9 हो गए। सो 8 रह गए, 8 में से 7 गया 1, सो 190 हो गए। ठीक है, अभी हम रिडक्शन, उसने कहा परसेंटेज निकालो, तो रिडक्शन परसेंट कितनी होगी फिर उसकी। देयरफॉर रिडक्शन परसेंट इज जहाँ परसेंट, तो वो क्या आएगा उसकी, रिडक्शन अमाउंट जितनी उसकी आई, राइट। एंड यहाँ पर लिख लो रिडक्शन अमाउंट जो भी है उसकी बतनी। ठीक है, सो रिडक्शन अमाउंट ओवर उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी रिडक्शन की, ये ओरिजिनल वैल्यू है उसकी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ओरिजिनल अमाउंट, जहाँ ओरिजिनल अमाउंट लिख लो, ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लिकेशन 100%। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो रिडक्शन होकर कितनी हुई, 190 बनी इसी। ओरिजिनल अमाउंट उसकी 950 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो देखो कितना आता है कैंसिल करके, 0 के साथ 0 कैंसल, 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, आगे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 20। तो वो कितनी आ गई फिर उसकी रिडक्शन परसेंट, 20%। तो आप लिख सकते हो द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम इज 20%। सो हैंस, देयरफॉर भी लिख सकते हो, हैंस द reduction percent in the excise duty on that item will be is 20%। ओके, तो इस राइट, तो उसकी फिर कितनी रिडक्शन परसेंट हुई, 20%। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 3rd। Now we will do the next sum 4th। 96% of the cost of a TV is ₹10,464। What is its total cost? क्या कहता है, कहता है जो 96% है वो कॉस्ट दी हुई है टीवी की, इसके इक्वल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ टीवी, एंड उसकी टोटल कॉस्ट क्या है टीवी की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट नहीं पता उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल cost be, let the total cost of a TV be ₹X। हमने इसको X लेट कर लिया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा 96% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ टीवी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 96% मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ अ टीवी, वो हमने क्या लेट कर लिया, X। जहाँ मैं लिखूंगी X इज इक्वल टू, ये रुपीज टोटल जो है इसके इक्वल लिखेंगे 10464। नाउ 96% का नीचे क्या आ जाएगा 100 एंड मल्टीप्लीकेशन X इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 10464। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, X यहीं पर रहने देते हैं, जो ये वाली फ्रैक्शन वाली टर्म है उस साइड जाकर ये उस साइड चले जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो इसको हम लिखेंगे 10464 मल्टीप्लीकेशन 100/96। ये चाहे रुपीस बाद में लगा लेना सॉल्व करके। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको कैंसिल करके देख लेते हैं किसके साथ कैंसिल होते हैं। ये 4 की टेबल से पहले कटिंग करते हैं इसको, ये आ जाएगा 4 2 द 8।
ठीक है, एंड 4 4 द 16, ये आएगा 4 2 द 8, 4 5 द 20। उसके बाद देखो 24 एंड 25 तो कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल हो सकता है, इसको डायरेक्ट इसके साथ कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं साइड पर। 24 के साथ हम 10464 को डिवाइड करते हैं। सो 24 को अगर हम, क्योंकि मुझे चाहिए 104, अगर 5 के साथ करें तो 5 4 द 20, 10 120 बनता है। 4 के साथ करके देख लो, 4 4 द 16, 1 4 2 द 8, 96 बनता है। 4 पर गया, ये आ गया आपका 96। उसके बाद 14 में से 6 के 8 आ गया, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 के 0, ऊपर से हमने 6 नोट कर लिया। अभी 24 को किसके साथ करेंगे हम कि 86 के आसपास आ जाए। 24 को करो 3 के साथ, 3 4 द 12, 3 2 द 6, 6 प्लस 1 72, ये बना आपका 3 पर गया, जो बन गया आपका 72, क्योंकि अगर मैं 4 पर करती हुए 96 ही आना था, 86 से ग्रेटर हो जानी थी वैल्यू। तो 6 में से 2 गए, 4 ऊपर से भी 4 नोट कर लिए, एंड 8 में से 7 गए 1। अभी देखो 24 को किसके साथ करूं, 144 आ जाए, 5 के साथ करते हैं तो 120 बन रहा था। अभी इसको हम करके देख लेते हैं 24 को 6 के साथ। 24 को 6 के साथ करो, 6 4 द 24, 2 6 2 द 12, 12 प्लस 2 144, तो ये जा रहा है 6 पर, तो ये आ गया 144। ठीक है, तो यहाँ पर ये कटिंग करके आ गया आपके पास 4 3 6, राइट। अभी हम इसको 4 3 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ, तो देखो क्या आता है मल्टीप्लाई करके। 4 3 6 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, 25 को 6 से करते हैं तो 150 आ जाता है। 15, 25 को 3 से करो 75, 75 प्लस 15 90, 0 आ गया। ठीक है, फिर 9 के 25 को 4 से करो तो 100, 100 प्लस 9 करो तो 109, तो ये आ गया आपका ₹10,900। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ₹10,900। तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ द टीबी is ₹10,900. Okay, this is the answer of a question 4. Now we will do the next sum. Fifth, 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 504. Find the number of boys in the school. What he said in this statement, he said, कहता है कि 70% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ हैं स्कूल में वो 70% है, और जो गर्ल्स हैं वो हमें टोटल दिए हैं लेकिन हमें परसेंटेज नहीं पता है कि कितनी है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे। वैसे तो हमारा टोटल परसेंटेज 100 का होता है, तो 70% अगर बॉयज़ तो गर्ल्स कितनी हुई फिर 30%। सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, फिर हमने बॉयज़ ढूंढने हैं कि कितने हैं स्कूल में। तो चलो जो चीज़ हमें नहीं पता है वो हम लेट कर लेते हैं। पहले तो हमें टोटल स्टूडेंट्स भी नहीं दिए हैं कि कितने हैं स्कूल में, तो हम लेट करते हैं पहले, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने इसको मान लिया x, और जो हमें बॉयज़ की परसेंटेज दी है, सो नंबर ऑफ बॉयज़ जो परसेंटेज दी हुई है नंबर ऑफ बॉयज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़, यही दी है ना हमें, 70% ऑफ आवर स्कूल, सो परसेंटेज जहाँ नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमें दे दी इसकी परसेंटेज 70%। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, क्योंकि 100 का होता है, सो 100 माइनस 70 किया तो कितना आ गया 30%। ओके, नाउ वी विल फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 30% है ये हमने टोटल स्टूडेंट्स का निकालना है। सो 30% ऑफ
टोटल स्टूडेंट्स क्या लेट किया हमने x इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 504, राइट। तो 30% मीन्स 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ये आ गया x इज इक्वल टू 504। x की वैल्यू यहीं पर रहेगी और ये वाली वैल्यू उस साइड चेंज हो जाएगी, मतलब नीचे वाली ऊपर रेसिप्रोकल हो जाए, नीचे वाली ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे आ गई। अभी हम कैंसिल करके देख लेते हैं, तो कैंसिल देखते हैं करके ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कट कर देते हैं, इसको 3 के साथ कैंसिल करते हैं। 3 1 सा 3, 2 इस साइड गए, 3 6 सा 18, 2 इस साइड गए, 3 8 दा 24। अभी 160 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 168, एक 0 तो 0 लगा दो, तो मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो आए हमारे पास वो कितने आए 1680। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 1680। अभी हमने नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं, तो वो देखो कैसे आएंगे। सो नंबर ऑफ बॉयज जो आएंगे, नंबर ऑफ बॉयज जितने टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स है उसमें से गर्ल्स जो है उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। 680 माइनस 504, तो देखो माइनस करके कितना आता है 1680504। 10 में से 4 गए 6, 7 आ गए यहाँ पर, 6 में से 5 गए 1, सो 1176 इतने जो बॉयज हैं वो स्कूल में होंगे, राइट। नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ सम। एन और कंटेन्स 12% कॉपर, हाउ मैनी kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper। इसमें क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक और जो है वो 12% कॉपर जो है कंटेन कर रही है, उसमें इतना 12% कॉपर जो है पाया जाता है। एंड हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ द और, कहता है कि 69 kg ऑफ कॉपर को पाने के लिए हमें कितने जो और है कितने kg और की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो देखो इसमें हमें क्या करना है पहले, तो इसमें देखो हमें और की वैल्यू नहीं दी है, वैसे पता है बट वैसे हमें टोटल नहीं पता कि कितनी और दी हुई है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। सो लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एन और बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी जो हमें 12% दिया है कॉपर का, ठीक है, सो 12% हम निकालेंगे और का, सो 12% ऑफ और को हमने क्या मान लिया हुआ है अमाउंट ऑफ एन, और टोटल अमाउंट ऑफ एन और कितनी है हमारी एक्स, जहाँ एक्स लिख लेंगे इज इक्वल टू, तो जो हमें टोटल दिया हुआ वो कितना है 69 kg, ठीक है। तो ये हम रख लेंगे इसके को। तो अभी देखो 12 अपॉन परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ का आएगा मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 69। एक्स की वैल्यू यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू उस साइड जाकर उल्टी जाएगी, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ गया। अभी देखो हम इसको कैंसिल करके देखते हैं, ये कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल होते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो क्या आ रहा है, 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। अभी 4 को इसके साथ कर देते हैं, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 इस साइड है, 4 5 द 20। अभी 23 और 25 को मल्टीप्लाई करके दे लो। 25 को 3 से करते हैं तो 75 आता है, 5 आ गया, 7 हो गए। 25 को 2 से करो 50, 50 प्लस 7 57। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 575 kg, ठीक है। क्योंकि kg के यूनिट चल रहे थे तो हमने kg लगा दिया। सो देयरफॉर x की वैल्यू इतनी आ गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence
575 kg of the ore are required to get 69 kg of copper. Hence 575 kg of the ore will be required to get 69 kg of copper. तो कितनी हमें चाहिए? 575 kg, right? Now let's do the seventh sum. इसमें क्या कहा? उसने कहा था 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट. अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. हमने देखना है मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स. ठीक है, टोटल मार्क्स कितने के थे? अगर कहता 36% मैक्सिमम मार्क्स अगर चाहिए हमें, कोई भी टेस्ट जो अगर पास होना है उसमें हमें 36% जो है मार्क्स चाहिए. अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स. एक स्टूडेंट है उसने 123 मार्क्स स्कोर किए. ठीक है, एंड इज डिक्लेयर्ड बाय 39 मार्क्स. तो वो फेल हो गया 39 मार्क्स से. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. हमने मैक्सिमम मार्क्स ढूंढने हैं कि कितने हैं. तो हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है. मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, मैक्सिमम लिख लो या फिर आप टोटल लिख सकते हो. तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स मेंशन है तो हम मैक्सिमम मार्क्स इसको लेट कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स. इसको हमने एक्स मान लिया. ठीक है, तो उसके जो पासिंग मार्क्स थे उसने स्कोर जो किया ऑब्टेंड किए मार्क्स पासिंग होने के लिए, जो गॉट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. सो ऑब्टेंड मार्क्स फॉर पासिंग, सो वो थे उसके 23. उसके बाद उसके फेल वाले मार्क्स, फेल्ड मार्क्स वो हैं उसके 39. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासिंग, लिखेंगे मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग. तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं जो आए हमारे ये वाले मार्क्स, और इन दोनों को ठीक है प्लस कर देते हैं. 123 प्लस 39 तो कितने बन जाते हैं? देखो 9 3 12, 1 इस साइड गया, 5 6 162. तो ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए. मिनिमम मार्क्स हमें पास होने के लिए इतने चाहिए. हमें टोटल नहीं पता, उसको हमने एक्स मान लिया है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम जो उसने 36% बोला था कि पास होने मैक्सिमम मार्क्स का, तो हम वो निकालते पहले 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स को हमने मान लिया x इज इक्वल टू 162, राइट. तो यहाँ पर आ गया हमारा 36/100 ऑफ फटा तो मल्टीप्लाई x इक्वल टू 162. तो x यहीं पर रहने देते हैं. तो यह आ गया 162 इंटू 100, ऊपर चला गया, नीचे आ गए 36. अभी कटिंग करके देख लो. कटिंग करके देखो क्या आता है हमारे पास. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, एक 3 4 ज़ा 12. अभी देखो ये किस टेबल से जाएंगे. 3 1 ज़ा 3 पर जा रहे हैं, फिर से 3 4 ज़ा 12, ये 6 पर भी जा रहे हैं. देखो 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54. ठीक है, अभी 9 और 2 नहीं जाएंगे, 2 को अभी इसके साथ कर देते हैं. 2 1 ज़ा 2, ये बन गया 2 5 ज़ा 10 0.
मतलब 50 हो गया 2 से कट के, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो अभी 50 को 9 के साथ। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 50 को 9 से करो, 9 5 का 45, तो ये बन गया 450, ठीक है, एक जीरो साथ में आ गई। तो देयरफॉर x इक्वल टू 450, x हमने क्या लेट किया था, मैक्सिमम मार्क। सो हैंस द मैक्सिमम, हैंस द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 450। तो कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए फिर 450, ठीक है। Now let's do the 8th sum. A fruit seller had some apples. He sells 40% of them and still has 420 apples. Find the number of apples had originally. Okay. What he said in this statement, कहता है कि एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट बेचता है, ठीक है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं जिसमें से वो 40% जो है उसने बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 एप्पल जो है बच जाते हैं। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स हैड ओरिजिनली, उसके पास रियलिटी में कितने एप्पल्स थे वो हमने ढूंढना है कि उसके पास टोटल एप्पल कितने होंगे, कि अगर उसने 40% बेच दिए उसमें से फिर भी उसके पास 420 बच रहे हैं, तो उसके पास है कितने, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे, तो हमें वो चीज ढूंढनी है। तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द required number of apples be x, इसको मान लिया मैंने x, एंड 40% उसने सेल कर दिया। सो परसेंटेज ऑफ सेल या सेल, ठीक है, सेल सोल्ड एप्पल्स, बेच दिए मतलब, ठीक है, तो वो कितनी है 40%। एंड उसने कहा है कि जो बाकी के, ठीक है, उसने इतने बेच दिए फिर भी उसके पास 420 बचते हैं, तो 40% हो गई उसके जब उसने बेच दिए, तो उसके पास लेफ्ट कितने रह गए, ठीक है, तो रेस्ट परसेंटेज ऑफ द रेस्ट एप्पल या फिर रिमेनिंग एप्पल्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स लिख लेते हैं, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स। सो वो देखो अगर हमारा 100% का होता है पूरा टोटल परसेंट, 40% निकाल देते हैं तो कितने बचते हैं रेस्ट ऑफ, फिर बचेंगे हमारे पास 60। तो वो कैसे पता चलेगा, 100 में से 40 माइनस कर दो, देन वी गेट 60%, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमने जो 60% निकालना है इन टोटल एप्पल्स का, सो 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वो हमने लेट किया है x, इसको किसके इक्वल रखना है, जो हमारे पास बच गए थे एप्पल, टोटल एप्पल्स। सो ये आ गया 420, तो 60/100 हो गया, ऑफ का हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 420। अभी देखो x यहीं पर आ जाएगा, ये वाली टर्म उल्ट जाएगी जाकर, ये आ गया 100/60। अभी कैंसिल करके देख लेते हैं हम इनको, ठीक है, कैंसिल करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 1 दा 6, 6 7 दा 42। अभी 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 700, ठीक है। इट मीन्स उसके पास जो टोटल एप्पल थे वो कितने थे, 700, जिसमें से उसने बेच दिए थे 420, उसके पास लेफ्ट रह गए थे। तो अगर मैं 420 मतलब इसमें से माइनस करूं तो कितने बचते हैं, 0, 10 में से 2 गए, 8, 6, 6 में मतलब 280 उसने बेच दिए थे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 700। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस the required number of apples
विल बी, जहाँ इज आर कुछ भी लिख सको, विल बी 700। ओके, तो कितने एप्पल हुए फिर टोटल? 700। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 8. Now we will do the next sum 9th. In an examination, 72% of total examines passed. If the number of failures is 392, find the total number of examines. क्या कहता है? कहता है एग्जामिनेशन हुआ मतलब एग्ज़ाम हुए जिसमें 72% जो हैं वो टोटल एग्जामिन्स पास हो गए, ठीक है। एंड अगर 72% पास होते हैं तो जो फेल हुए हैं फिर उनकी काउंटिंग कितनी है? अगर टोटल देखा जाए तो वो कितने हो गए? 700 में से 72 माइनस कर दो तो कितने आ जाते हैं आपके पास? देन वी गेट 28. इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, देखो उसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 28% बनते हैं। कहता कि अगर नंबर ऑफ फेलियर 392 हो, ठीक है, इतने हैं हमारे पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन, तो जितने टोटल थे हमारे पास एग्जामिन वो कितने होंगे, मतलब टोटल जितनों ने एग्जाम दिया वो कितने हैं, तो वो हमें नहीं पता, वो हमने ढूंढने हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं पहले। सो लेट स्टार्ट, मान लेते हैं इसको हम लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स लिखना है, एग्जामिन्स लिख लो, स्टूडेंट्स लिखने स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स लिखने कैंडिडेट्स लिख लो। एग्जामिन्स लिखा है तो ये भी लिख लो एग्जामिन्स बी एक्स, राइट, जिसमें से 72% जो है एग्जामिन्स पास्ट हो गए हैं, ठीक है। सो पास्ट एग्जामिन्स ये हमारे पास 72%, राइट। एंड फेलियर एग्जामिन्स वो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 72 कर दो तो आ जाएंगे आपके 100 माइनस 72 तो बन गए 28%। इसके आगे परसेंटेज लगा दो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पास्ट एग्जामिन एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर एग्जामिन्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अभी जो 20% निकाला है, सो ये हम निकाल लेते हैं। ये फेलियर हमें टोटल दिया हुआ है 392, तो 28% ऑफ, यहाँ लिखेंगे 28% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स को हमने क्या मान लिया हुआ है, x। यहाँ पर रखेंगे x इज इक्वल टू 20, यहाँ पर आएगा 392, ठीक है। तो ये आ गया 28/100, हाफ का हटा मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहाँ आ गया x इक्वल टू 392। x यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। ये टर्म उस साइड जाकर चेंज हो जाएगी, उल्ट जाएगी, तो 100 ऊपर चला गया, नीचे आ गए 28। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके देखो क्या आता है हमारे पास। 4 की टेबल से कट कर देते हैं पहले। 4 9 द 36, 4 7 द 28, 4 9 द 36, 3 साइड 4 9 द 36, फिर इस साइड चले गए 4 8 द 32। अभी फिर से कट होते तो कर दो, तो 7 1 द 7, 2 इस साइड 7 4 द 28। तो हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया, अभी सारे खत्म हो गए कैंसिलिंग, तो 14 और 100 बच गए। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है हमारे पास। देयरफॉर x इक्वल टू 14 को करो 100 से, ये बन गया 1400। सो इट मीन्स जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो थे, कैंडिडेट्स थे एग्जाम देने आए, वो कितने एग्जाम दे रहे थे, 1400, जिसमें से 392 स्टूडेंट्स फेल हो गए, ठीक है। सो हैंस द मैक्सिमम
So hence the total number of examines will be 1400. Okay, so this is the answer of our question 9. Now we will do the next sum 10th. After deducting a commission of 5%, a mob cost rupees 15,200. What is its gross value? कहता कि आफ्टर डिडक्टिंग मतलब डिडक्शन के बाद 5% कमीशन जो मिल रहा था 5% कमीशन जो हुआ डिडक्शन के बाद उसकी मॉब कॉस्ट जो है वो इतनी है. सो व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू? उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं, उसको हम लेट कर लेते हैं. Let the total gross value be x. उसको हमने x लेट कर लिया. तो यहाँ देखो हमें कितनी उसने डिडक्शन कमीशन दिया है 5%. तो यहाँ आप लिखोगे परसेंटेज आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन. सो ये हमें गिवन है 5%. अगर ये 5% है तो कितना हमें बाकी रह गया फिर? ठीक है, तो वो जो मॉब्ड वैल्यू पर है फिर कितना रह गया हमें नहीं मिला, तो वो होगा 95%. तो जो यहाँ पर लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ मॉब्ड कमीशन. तो फिर मॉब्ड कमीशन जो था उस पर हमारी जो परसेंटेज है वो कितनी आई? कमीशन कितनी रह जाएगी फिर? 100 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बन गया ये? इट विल बी 95%. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 95% हम निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू का टोटल. ठीक है, सो 95% ऑफ ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू कितने रुपीस दे रखा है हमें? ₹15,200. ठीक है, तो ये आ गया आपका 95% ऑफ का रिमूव किया है मल्टीप्लाई. ग्रॉस वैल्यू को हमने क्या लेट किया है? x इज इक्वल टू 15,200. ठीक है, यूनिट बाद में लगा लेंगे. तो x यहाँ पर है तो ये आ गया हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं 95/100 मल्टीप्लीकेशन x 15,200. x यहीं पर आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो x यहीं पर आ गया 15,200 ओवर ये 95 नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर चला गया. तो अभी कटिंग करके देख लेते हैं हम इसको. ठीक है, कटिंग करके देखो क्या आता है हमारे पास. इसको कटिंग करते हैं हम 5 के टेबल से देखे करके. देखो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 2 छोटे 0 आ गया, 3 4 ज़ा 20 0 आ गया. अभी देखो 19 के टेबल पर जाते हैं ये. सो ये 19 से इसको सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं. सो ये आ गया 19 1 ज़ा 19, ये आ गया 19 1 ज़ा 19. यहाँ करके देख लेते हैं हम. देखो 3 0 4 0. सो 19 1 ज़ा 19 हो गया. 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1 आ गया 4, 19 6 ज़ा 114. ठीक है, 0 जहाँ आ गया. सो आ गया आपके पास 160. सो 160 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है आपका. सो 1 0 ये आ गया 16, 1 0 ये हो गई, 2 0 ये लगे, ये बन गया 16,000. सो हैंस सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू. ठीक है, सो हैंस द ग्रॉस वैल्यू will be
16,000। तो ग्रॉस वैल्यू हमारी जो टोटल वैल्यू वो कितनी होगी 16,000। इस पर हमें 5% कमीशन मिला है। उसके बाद हमें कितनी जो है मोफ्ट कॉस्ट कितनी आ गई थी 15,200। ओके, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 11th। The next sum is 11th. Gunpowder contains 75% of nitrate and 10% sulfur and the rest of it is charcoal. And find the amount of charcoal in 8 kg of gunpowder. क्या कहता है इसमें? उसने कहा कि गन पाउडर जो है वो कंटेन कर रहा है 75% ऑफ नाइट्रेट एंड 10% सल्फर एंड जो बाकी बच गया वो क्या है चारकोल। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो हमने क्या अमाउंट फाइंड आउट करनी है? हमने फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। ठीक है, मतलब चारकोल की मात्रा कितनी होगी, अमाउंट कितनी होगी गन पाउडर में। अगर 8 kg गन पाउडर हुआ तो उसमें उसकी अमाउंट कितनी होगी, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी। ठीक है, सो टोटल जहाँ लेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर। यहाँ पर हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर इज इक्वल टू 8 kg। अभी हम एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं जितने जितने परसेंटेज दिए, नहीं तो इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करके सीधी उसकी वैल्यू निकालो। नहीं तो हम ऐसे करते हैं, पहले 75% नाइट्रेट का निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन 8 इज इक्वल टू, इसका 75%, सो 75% ऑफ 8 kg। ठीक है, तो 75/100 हो गया, मल्टीप्लिकेशन 8 kg। तो यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके देखो क्या आएगा हमारे पास। 25 के टेबल से कट करते हैं, 25 को 4 से करो तो 100 होता है, 25 3 दैट 75, ये आ गया 4 1 सा 4 4 2 द 8। तो कितना बन गया हमारे पास 3 2 द 6 kg। तो ये आ गया हमारे पास 6 kg। ठीक है, इतनी आ गई। फिर हम अमाउंट निकालते हैं। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सल्फर इन 8, तो वो हमें 10%, सो 10% ऑफ 8 kg। तो ये आ गया हमारे पास 10/100 मल्टीप्लिकेशन 8, यहाँ पर आ जाएगा kg। ठीक है, कटिंग करके देख लो, ये आ गया 0 से 0 कट, 2 4 5 द 10 2 4 द 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 kg। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 5 के साथ तो ये बन जाएगा आपका 0.8 kg। 0.8 kg। ठीक है, इसकी अमाउंट इसकी होगी, दोनों की निकाली हमने अभी। जो रेस्ट उसने कहा रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, तो चारकोल की क्या आएगी फिर हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पर हम चारकोल की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। सो नाउ रेस्ट ऑफ द देयरफॉर अमाउंट ऑफ चारकोल इन इट, तो वो क्या आएगी हमारे पास टोटल में से जो टोटल वैल्यू है। ठीक है, टोटल गन पाउडर यहाँ लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, टोटल गन पाउडर TGP मीन्स टोटल गन पाउडर माइनस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड प्लस अमाउंट
ऑफ सल्फर। तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो टोटल हमें कितना दिया था 8 माइनस ये नाइट्रेट 6 आया, ये आया हमारा 0.8, ठीक है, बाहर रख लेते हैं kg। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 8 माइनस ये दोनों को प्लस करो तो ये बन जाता है आपका 6.8 kg। तो अभी हम इसमें से इसको माइनस करते हैं 8.0 6.8, 10 में से 0 8 गए 2 आ गए, 7 बचे, 7 में से 6 गए 1 आ गए। सो ये आ गया आपका 1.2 kg। सो हैंस द अमाउंट ऑफ चारकोल जो है हमारे पास, यही बोला था उसने कि उसकी चारकोल की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी। सो अमाउंट ऑफ चारकोल यहाँ लिख देते हैं, हैंस द अमाउंट ऑफ charcoal in 8 kg of gunpowder is 1.2 kg. So this is the answer of our question 11. Okay. Now let's do the 12th sum. Chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in grams of each of these substances in 1 kg of chalk. क्या कहता है, कहता कि जो चौक है, ठीक है, उसमें 3% जो है वो कार्बन है एंड 10% कैल्शियम है, 12% ऑक्सीजन है, राइट। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस इन 1 kg ऑफ चॉक। हमने इन सब की वैल्यू जो है वो किस में फाइंड आउट करनी है कि ग्राम में। हमें 1 kg दिया हुआ है टोटल, तो हम पहले जो 1 kg है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में, राइट। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, लिखने अमाउंट लिख दो, नहीं तो आप लिख सकते हो टोटल क्वांटिटी, लिखने अमाउंट लिख देते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ चॉक इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। तो 1 kg को हम चेंज कर देते हैं ग्राम में। सो 1 kg इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं साथ में, सो 1 इंटू 1000, तो ये बन गया आपका 1000 ग्राम। तो यहाँ रीज़न दे दो, बिकॉज ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमने इसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, तो ये होता है हमारा जो 1 kg है वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम होते हैं उसमें, फिर जाकर वो 1 kg बनता है। अभी हम एक केक की क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमारी अमाउंट हम निकालेंगे कार्बन की। सो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 8 इज इक्वल टू 3% निकालो इसका 1000 ग्राम का। सो 3% ऑफ टोटल जितना है, ठीक है। तो टोटल हमारे आ गए 1000 ग्राम, तो इसकी वैल्यू निकालो, 3/100 हो गया, परसेंट का नीचे आ गया 100 ऑफ मल्टीप्लाई बन गया, ये बन गया 1000, जहाँ आ गया ग्राम। तो अभी हम इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। सो कटिंग करके 0 से 0 कट गए, तो हमारे पास जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 10 30, सो इसकी क्वांटिटी कितनी हुई, अमाउंट कितनी हुई, 30 ग्राम। सो नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की अमाउंट कितनी हुई, क्वांटिटी कितनी होगी, कैल्शियम इन 8, तो वो हमें दिया हुआ है 12%। सो 12% ऑफ टोटल अमाउंट, तो वो है हमारे पास 1000 ग्राम। सो ये आ गया आपका 12/100
मल्टीप्लिकेशन 1000, ठीक है, ग्राम। तो ये भी कटिंग हो जाएगी आपकी, 0 से 0 कैंसिल, 12 को 10 से कर दो तो ये बन गया आपकी क्वांटिटी हो गई 120 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी जो वैल्यू है वो देखो कितनी आएगी। आगे उसने अमाउंट बोली है ऑक्सीजन की। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, तो ऑक्सीजन की हमें दिए है यहाँ पर 10, कैल्शियम की हमें दी थी 10%, तो 10 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 100 ग्राम, तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 12% दिया है, तो ये आ गया हमारा 12% ऑफ 1000 ग्राम। अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं जैसे ऊपर निकाला था हमने। सो 12/100 मल्टीप्लिकेशन 1000, कटिंग कर दो अभी इसकी, 0 से 0 कट गए, तो हमारे पास क्या आया 120 ग्राम, ठीक है। 12 को 10 से करो तो ये बन गया 120 ग्राम। तो जब हमने टोटल क्वांटिटी हुई हमारी 1000 ग्राम, हमने कार्बन देखी कितनी पाई गई, 3% थी, 3% का टोटल निकाल लिया हमने। ये अब आपके पास आ गया 30 ग्राम। और कैल्शियम निकाला जब तो 10%, तो 10% ऑफ टोटल चौक, तो फिर 10% निकाले हमने इसका। उसके बाद जो अमाउंट पाई गई ऑक्सीजन की वो 12% है, तो हमारे पास मतलब 30 ग्राम जो अमाउंट है वो चौक में है कार्बन की, 100 है हमारी कैल्शियम की और 120 है हमारी ऑक्सीजन की। ओके, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इनको सबको प्लस करके 1000 में से माइनस कर दो, मतलब ये तो हमारी क्वांटिटी हुई कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। चौक हमारा जो है टोटल वो 1000 है, जिसमें से ये वाली क्वांटिटी जो है हमारे कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन की है। अगर 1000 में से इसको हम इन सबका प्लस करके माइनस कर दिया जाए तो जो बाकी बचेगा वो रियल होगा, आपकी चौक जो है वो उतना होगा, ठीक है। Now the next sum is 13th. Sonal went to school for 219 days in full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. क्या कहता है, कहता सोनल जो है वो 219 डेज स्कूल गया, एक साल, पूरे साल में वो फुल ईयर में 219 डेज गया स्कूल। अगर उसकी अटेंडेंस 75% है, ठीक है, उसकी जो अटेंडेंस है सोनल की वो 75% है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो हमने देखना है कि जो स्कूल था वो पूरे साल में कितने दिन ओपन रहा, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले हम लेट कर लेते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेते हैं कि द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन बी x, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हम let the number of days on which the school was open be x, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि वो जो है वो कितने दिन स्कूल गया है, अटेंडेंस उसकी कितनी हुई, मतलब प्रेजेंट कितने दिन रहा वो। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज वेंट टू स्कूल। सो नंबर ऑफ डेज 219, ठीक है, एंड परसेंटेज अटेंडेंस जो उसने लगाई है, सो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट अटेंडेंस, तो वो है हमारे पास 75%। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपका 75% निकाल लो
ठीक है। 75% ऑफ जितने दिन स्कूल ओपन रहा, तो वो है हमारा, यहाँ हमने इसको क्या माना हुआ है, एक्स, तो ये आ जाएगा 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल डेज जो है उसने जितने दिन वो स्कूल गया है वो है 219, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 75 ओवर 100 मल्टीप्लीकेशन एक्स इक्वल टू 219। सो एक्स यहीं पर रहेगा, ये आ गया 219 मल्टीप्लीकेशन 100 अपॉन 75। तो 75 से हम कटिंग करके देख लेते हैं इसकी। तो ये देखो क्या आता है हमारे पास, ये 3, इसको कट करते हैं हम 25 से, 25 3 दा 75, 25 को 4 से करो 100। अभी इसको 3 के साथ कैंसिल करते हैं, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, 3 3 दा 9। अभी 73 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 दा 12, 4 7 दा 28, 28 प्लस 2 3 4 दा 12, 28 1 आएगा, सो 28 प्लस 1 29। सो ये हमारी जो वैल्यू आई है एक्स की, सो एक्स इज इक्वल टू 292। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ डेज विच द स्कूल was open will be 292 डेज। कितने डेज बने फिर उसके, 292। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 13। यही हमने ढूंढना था, वो निकाल लिया कि कितने दिन स्कूल ओपन रहा, ठीक है। तो वो टोटल डेज इतने थे जिसमें से उसने देखो 292 है, तो जिसमें से उसने अटेंडेंस अपनी लगाई 75%, मतलब 219 डेज वो स्कूल गया। 12 में से 9 गए, ये आ गया आपके पास 3, 8 में से 1 गया 7, मतलब 73 डेज वो नहीं गया स्कूल, एब्सेंट रहा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 14। 3% commission on the sale of a property amounts to rupees 42,660. What is the total value of the property? कहता अगर 3% कमीशन है सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, इतनी अमाउंट पर 3% का हमें कमीशन मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इतनी अमाउंट पर इतना कमीशन दिया है। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, तो वो हमें पता नहीं है। तो वो हम लेट कर लेते हैं उसको, पहले उसको लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज। लेट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बी रुपीज एक्स, राइट। उस पर हमें कमीशन कितना मिल रहा है, सो परसेंटेज ऑफ अ कमीशन या रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन। तो वो हमें कमीशन कितना दे रहा है, 3%, राइट। तो जो अमाउंट है हमारी कमीशन की वो कितनी है, सो अमाउंट ऑफ कमीशन ये हमें दी हुई है 42,660। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम 3% निकालेंगे टोटल प्रॉपर्टी का, सो 3% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू रुपीज 42,660। सो 3% का आगे नीचे 100 ऑफ हटाया तो मल्टीप्लीकेशन टी टोटल वैल्यू, टीवी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हमने लेट किया हुआ है, देखो एक्स
तो ये आ गया आपके पास 42,660। अभी एक्स यहीं पर रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो बाकी की वैल्यू है ये उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो गई, 100 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गए। तो अभी हम कैंसिल करके देखते हैं कि कितना आता है। ये तो जाएगा नहीं 3 के साथ, इसको करके देखते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 दा 12, ठीक है, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 0 आ गया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसके साथ ही करनी है, 2 जीरोज हैं, लगा देते हैं हम इसके साथ जीरोज। सो इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, 0 ही लगानी है बस। ये आ गया 14220 अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है। तो एक्स आए, एक्स क्या है हमारी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो वो देखो कितनी बनी है। अभी जहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द टोटल वैल्यू of the property is ₹14,000। सॉरी, इसको अभी देखो रुपीस ये बन गया, कितनी वैल्यू आ गई है 1422 कॉमर्स ये आ गया 14,22,000। तो इतनी रुपीस की जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू प्रॉपर्टीज की इतनी है। इस पर हमें 3% जो है कमीशन दे रहे थे प्रॉपर्टी जब सेल कर रहे थे, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू है जिसमें से 3% कमीशन पर हमें इतनी वैल्यू दे रहे थे, अमाउंट दे रहे थे प्रॉपर्टी की। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 14th। Now let's do the 15th sum. In an election, there were 2 candidates A and B. Election, ठीक है। The total number of voters in this constituency was 60,000 and 80% of the total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? देखो इसमें क्या कह रहा है, कहता है इलेक्शन हुए, 2 पार्टी जो थे, 2 पार्टीज थी, 2 कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन पर, एक ए था एक बी, एंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो 60,000, ठीक है, 60,000 थे। सो 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। तो 80% जो थे, जो टोटल जिन्होंने वोट दिए हमें वो 60,000 थे, और 80% जो थे उनकी टोटल पोल्ड हुई, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 80% उसने वोट हो गई उनकी, 80% टोटल का। अगर 60% कहता वही वोट्स कास्ट फेवर में जाए ए के, तो बी के पास कितनी आए रिसीव हुई, तो बी के पक्ष में कितनी आएगी, पक्ष में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, हमें तो सारा कुछ वैसे यहाँ पर गिवन ही दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी लिख लो, जहाँ फिर यहाँ पर लिख लो टोटल, ये हमें गिवन है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल, ये जो एलिजिबल थे वोटर्स के लिए, ठीक है, वो थे 60,000 एलिजिबल हुए वोटर्स के लिए, जिसमें से 80% वोट, पहले हम 80% निकाल लेते हैं जिसने वोट पोल की है वहां पर। सो यहाँ पर हम 80% निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स who gave their votes, जिसमें से 80% दे दिए। सो जहाँ पर लिख दो 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो वो है हमारा 60,000। इसका निकालो पहले वैल्यू, तो जाके 80/100 ऑफ हटा तो मल्टीप्लाई 60,000, ठीक है। 60,000 जो थे एलिजिबल थे वोटर्स, तो फिर उसमें से नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो 80% दे दी उन्होंने, जो 20% उन्होंने नहीं दी, 80% हुई पोल। तो अभी हमने पहले 80% निकाल लेते हैं।
तो ये आ गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 8 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया आपका 6 8 दा 48। तो जितनी ज़ीरो हैं बाकी लगा दो 1 2 3। ये 48,000 पीपल थे जिन्होंने वोट्स वहाँ पर दी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ए कैंडिडेट जो है उसके पास कितनी वोट्स गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स in favor of कैंडिडेट ए। तो वो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये तो 80% का था, इसमें से हमने देखना कि ए के पास कितनी आई। तो ये आ गया 60% दिया हुआ है, तो 60% ऑफ 48,000 ये टोटल था। उसके बाद हमने ए का देखा तो ए के पास 60% था, 60% हम इसका निकाल लेते हैं टोटल का। तो ये आ गया आपका 60/100 मल्टीप्लीकेशन 48,000। कटिंग कर दो अभी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 48 मल्टीप्लाई 6 6 8 था 48, 4 6 4 दा 24, 24 प्लस 4 28। ये बन गया आपका 2 8 8, साथ में 0 देखो कितनी 1 2, तो 2 zeros आ गई, मतलब 28,800 इतनी ए के फेवर में गई हैं वोट्स, 28,800। ठीक है, अभी बाकी जो बची हैं वो हमने बी की निकाल लेनी है। तो क्योंकि ए की हमें पता चल गई तो बाकी जो बचेंगी वो बी की रह जाएंगी। वो कैसे पता चलेंगे, टोटल में से ए की वैल्यू जो है माइनस कर दें, फिर वो बताएंगे कि बी जो है उसने कितनी रिसीव की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट बी सॉरी, तो वो कितनी आएंगी, टोटल हमारा आ गया 48,000। इसमें से ये माइनस कर देंगे 28,800। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, देखो कितना बनता है। 48 में से 2800 हम माइनस करके देखें तो कितना आता है हमारे पास। देखो 28, तो ये आ गया 0 0, 10 में से 8 गए 2 हो गए, यहाँ बचे 7 17 में से 8 गए 9। ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 में से 2 गए 1। सो उसके पास जो था बी ने जो रिसीव की हैं वोट्स, सो वो है 19,200। ठीक है, तो यही हमने निकालना था कि हाउ मैनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। तो वो कितनी है 19,200। सो 19,200। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 15। ठीक है, तो हमारी जो ए कैंडिडेट है उसके पास कितनी आए 28,800 और जो बाकी की बची वो बी के पास आ गई। ठीक है, थैंक यू।